हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम ऐसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और उन क्वेश्चनों पे जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए और अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा नृत्य गुजरों द्वारा किया जाता है या गुजरों से संबंधित है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप विचार कर लीजिए कि इनमें से कौन सा नृत्य आपने पढ़ा हो जो गुजरों से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है चरी नृत्य, रतवई नृत्य, ज्वारा नृत्य या घूमर नृत्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है चरी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? चरी नृत्य। ये चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर में जो गुर्जर जाति की महिलाएं होती है वो करती है दोस्तों। ठीक है, तो चरी नृत्य के बारे में आपको पता चल गया कि गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है और जो गुर्जर जाति की महिलाएं होती है उनके द्वारा किया जाता है, और ये किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ किया जाता है? किशनगढ़ अजमेर में। अब दूसरा नृत्य यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में लिया गया है रतवई नृत्य। तो रतवई नृत्य के बारे में आपको बता दूँ नॉर्मल सा फैक्ट दोस्तों। रतवई नृत्य है वो अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा। ठीक है, अगला दोस्तों लिखा हुआ है ज्वारा नृत्य। अब ज्वारा नृत्य है वो गरासियों द्वारा ज्वार की फसल काटने, जो बालियाँ होती है फसल की बालियाँ, उनको हाथ में लेके किया जाता है गरासियों द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो अगला नृत्य है घूमर नृत्य। ये कि आपको पता ही है कि राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो घूमर नृत्य के बारे में आप सब कुछ जानते हैं कि राजस्थान में, पूरे राजस्थान में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले मैंने बताया कि चरी नृत्य है वो गुर्जर नृत्य की गुर्जरों द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति की महिलाएं की जाती है, किशनगढ़ अजमेर में करते हैं इस नृत्य को। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अखंड भारत नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अखंड भारत नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। मौलवी मुराद अली, जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय या फिर मुन्ना लाल शर्मा ने। दोस्तों, आपको फैक्ट रूप में बता दूं कि जो मौलवी मुराद अली है, इन्होंने राजपूताना गजट की प्रकाशित किया, राजपूताना गजट नामक, ठीक है, समाचार पत्र। और जो हरिभाऊ उपाध्याय है, इन्होंने त्याग भूमि, इन्होंने कौन सा दोस्तों? त्याग भूमि नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया। तो ये दोनों कट गए। मौलवी मुराद अली ने किया था दोस्तों राजपूताना गजट और हरिभाऊ उपाध्याय ने किया त्याग भूमि। और मुन्ना लाल शर्मा ने दोस्तों देश हितैषी मासिक पत्रिका को प्रकाशित किया था। मुन्ना लाल शर्मा ने कौन सा किया था? देश हितैषी मासिक पत्रिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो गया? जय नारायण व्यास, क्योंकि जय नारायण व्यास ने ही स्वतंत्र आंदोलन के दौरान अखंड भारत नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, जो कि ये बम्बई में रहते हुए इन्होंने बम्बई से प्रकाशित किया था, जय नारायण व्यास ने, जिसके जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का नाम भी इन्हीं के नाम से दोस्तों पड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों हमें इतने फैक्ट्स की जानकारी मिलती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना आप दोस्तों। देखिए, किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया। इस क्वेश्चन पे आप ध्यान से समझिए। आप गलत करने को बहुत ये एग्जाम में इस प्रकार से आपकी मेंटली लैंग्वेज को चेक करता है, जैसे कि आप किस प्रकार से पढ़ते हो उस क्वेश्चन को समझ के रखते हो। तो महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया। ठीक है दोस्तों, बाबर ने महाराणा सांगा की सेना को नहीं हराया है। किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सही आंसर है बयाना का युद्ध। तो दोस्तों, बयाना का युद्ध पहली बात तो कब हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दूसरी बात, इसके सुना बयाना की युद्ध, तो बयाना है भरतपुर में। सबसे पहली बात तो ये जो खानवा का युद्ध है, इसमें क्या हुआ था कि राणा सांगा और बाबर के बीच में ये भी युद्ध, खानवा का युद्ध भी हुआ था, लेकिन इस युद्ध में बाबर विजयी रहा था। ठीक है दोस्तों, आखिरी आखिरी समय में बाबर जीत गया था, वरना ऐसे तो राणा सांगा बहुत ही वीरतापूर्वक लड़े थे। ये जो खानवा का युद्ध है वो हुआ था 1527 में। कब हुआ था? मार्च 1527 में। मार्च 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, और बयाना की युद्ध मैं आपको बता ही देता हूँ, ये होता फरवरी 1527 में। इस खानवा के युद्ध से 1 महीना पहले, खानवा के युद्ध से 1 महीना पहले दोस्तों कौन सा युद्ध हो गया था? बयाना का युद्ध। ये दोनों ही भरतपुर के आए हुए हैं, और इन दोनों का युद्ध ये दोनों भी महाराणा सांगा और बाबर की सेनाओं के मध्य भी हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना। तो खानवा का युद्ध आपको पता है कि मार्च 1527 में हुआ, और बयाना का युद्ध है वो
फरवरी 1527 में हुआ। ठीक है दोस्तों। अब ऊपर दो देख रखे हैं, आपको बताया तो खातौली का युद्ध और गागरोन का युद्ध, ये भी राणा सांगा द्वारा ही लड़े गए युद्ध है, लेकिन खातौली का युद्ध है वो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। और ये युद्ध कब हुआ था? 1517 में। खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। और गागरोन का युद्ध भी राणा सांगा द्वारा लड़ा गया था। किसके मध्य? राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य। ठीक है दोस्तों, ये गागरोन का युद्ध होगा, ये हुआ था 1519 में। गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में। दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? दोस्तों फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है राव जोधा को, बीका को, या फिर मालदेव को, या राव चंद्रसेन को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है राव मालदेव को। मालदेव वही मालदेव है दोस्तों जो कि मतलब 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और इनके बारे में अगर मारवाड़ के मतलब ये जो राजा थे तो इनके फैक्ट में मिलते हैं, हमें एक रोचक जानकारी मिलती है। कौन सी दोस्तों? रूठी रानी की कहानी। और रूठी रानी इन्हीं मालदेव की पत्नी थी जो कि जैसलमेर की राजकुमारी थी, राव लूणकरण की पुत्री, जिसके मतलब आप बहुत ही एक रोचक कहानी है, आपने पढ़ी होगी रूठी रानी की। क्या होता है कि राव मालदेव वहाँ पे जाके लूणकरण से मतलब उसकी बेटी से विवाह करके आते हैं, तो उनके साथ एक बारमली नामक दासी भी दी जाती है। तो या रूठी रानी इस कारण से रूठ जाती है क्योंकि जो राव मालदेव है वो मतलब बारमली के साथ रासलीलाएँ कर रहे होते हैं, और वो जो उमादेव है वो मालदेव को ये रासलीला करते हुए देख लेती है और वो रूठ के चली जाती है और हमेशा हमेशा के लिए अजमेर दुर्ग का जो गढ़बिठली दुर्ग है उसी में जाके रहती है। तो दोस्तों इसके क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। और इसे नीचे लिख रखा है रावचंद्र सेन। तो रावचंद्र सेन के बारे में आपको एक फैक्ट बता दूं दोस्तों, इसे मतलब महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। रावचंद्र सेन को बूला विश्र राजा भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही है वो है राव मालदेव, क्योंकि हसमत वाला राजा फारसी इतिहासकारों ने राव मालदेव को कहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विरुद्ध छतरी की साहित्यिक रचना किसकी है? मतलब विरुद्ध छतरी है वो किसकी साहित्यिक रचना है? तो विरुद्ध दुर्सा आढ़ा की साहित्यिक रचना है। विरुद्ध छतरी दोस्तों दुर्सा आढ़ा की साहित्यिक रचना है। ठीक है, अब दुर्सा आढ़ा की साहित्यिक रचना विरुद्ध छतरी है। तो जो अगली मतलब जो लिख रखी है ये जैसे कि जयानक की, तो जयानक ने दोस्तों कौन सी साहित्यिक रचना की थी? इन्होंने की थी पृथ्वीराज विजय। कौन सी की थी? पृथ्वीराज विजय। और अगला है दोस्तों जोधराज। तो जोधराज ने कौन सी की थी? अमीर रासो, जो कि मतलब रणथंभौर के जो थे अमीरदेव चौहान उनके मतलब संबंधित है, उनसे संबंधित अमीरदेव रासो। और अगली है दलपत विजय। तो दलपत विजय ने भी एक खुमान रासो नामक रचना की थी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताया कौन सा है? दुर्सा आढ़ा ने की। ठीक है दोस्तों, विरुद्ध छतरी की साहित्यिक रचना। और ये जो दुर्सा आढ़ा ने विरुद्ध छतरी की रचना की थी ये मतलब महाराणा प्रताप से संबंधित है। महाराणा प्रताप की जो शौर्य वीर गाथाएं हैं उनसे संबंधित। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो सूर्यमल मिश्रण ने, अब आपको मतलब पहले आपको दूसरे वर्ड बता दूं, दूसरे मतलब इस क्वेश्चन के सही आंसर के अलावा और किसने रचना की थी, जैसे कि पाबू प्रकाश। तो दोस्तों पाबू प्रकाश की रचना है वो मोरजी आसिया ने की थी। किसने की थी? मोरजी आसिया ने। और खुमान रासो, अब खुमान रासो को मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों, दलपत विजय ने की थी इसकी रचना। किसने की थी? दलपत विजय ने। ठीक है, और रतन रासो की कवि कुंभकर्ण ने की है। कौन सी किसने की है? कवि कुंभकर्ण ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पीछे बचा वो हो गया कैसे दोस्तों? सूर्यमल मिश्रण ने किस वंश की रचना की थी? वंश भास्कर की। ये सब वंश भास्कर तो आपको लगता है आपको मतलब तैयारी कर रहे हो तो आप जानते होंगे कि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित ग्रंथ है वो वंश भास्कर है। लेकिन दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पाबू प्रकाश की रचना है, खुमान रासो है, या फिर ये फिर रतन रासो है, ये रचनाएं किसकी है, तो इनके बारे में आप थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन मतलब आगे आने वाले एग्जामों की दृष्टि से एक तरह से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतारा वाद्य यंत्र। जो सतारा है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? दोस्तों जो सतारा है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मतलब वाद्य यंत्र मैंने रूप से 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक है अवंद वाद्य यंत्र जो कि मतलब चमड़े का बना होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ढोल वगैरह है ये।
और दूसरा रहता है सुशीर वाद्य यंत्र, जिसमें मतलब कि फूंक देकर बजाया जाता है। और तीसरा है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र मतलब तार लगे होते हैं। और घनवाद्य यंत्र में क्या होता है दोस्तों कि मतलब ये धातु से बने होते हैं, ठीक है, जिनको मतलब पीटने से आवाज़ उत्पन्न होती है, कंपन उत्पन्न होती है, वो होते हैं घनवाद्य यंत्र। तो हमारा क्वेश्चन है सतारा वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों सतारा है वो आपको मतलब देख के लगता है कि ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र हो सकता है। दोस्तों आप पढ़ के तो ऐसे करोगे कि मतलब सतारा है, इसमें तार लगे होंगे, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र कर दोगे आप, मतलब आप कह दोगे सतारा है, तार मतलब तत्वाद्य यंत्र। लेकिन आप यही गलती करेंगे, क्योंकि इसमें इतना याद रखना है कि नाम तो सतारा है लेकिन इसमें तार नहीं है। तो इसमें है क्या, इसमें दो बांसुरियाँ लगी होती है, मतलब ये शहनाई टाइप का होता है। इसमें दो जगह बांसुरी लगी होती है और ये इसे फूंक देकर बजाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी सुशीर वाद्य यंत्र है तो आपको पता चल गया सुशीर वाद्य यंत्र सतारा है। और मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सतारा नाम सुन के आप तत्वाद्य यंत्र ना करके सुशीर वाद्य यंत्र ही करना दोस्तों, ठीक है। और जो ये है वो बाड़मेर और जैसलमेर में प्रचलित है। बाड़मेर और जो गडरी होते हैं वो करते हैं इसको, मतलब बजाते हैं। और दूसरी बात ये इसके मुस्लिम है वो भी इसे बजाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 24 वाणियाँ किसकी रचना है। 24 वाणियाँ किसकी रचना है दोस्तों, जोधराज की, कल्याण की, रामदेव जी की या फिर हड़बू जी की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब शायद पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में, तो मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर बताना दोस्तों। तो ये जो रचना है वो रामदेव जी की है दोस्तों। क्योंकि आप एक तरह से देखोगे कि ये तो लोक देवता है हमारे राजस्थान के, लेकिन हाँ सही बात है, रामदेव जी मतलब एक कवि भी थे, इन्होंने रचनाएं रची है। जैसे इसमें कि 24 वाणियाँ इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ठीक है दोस्तों। तो अब की बार यार बहुत ध्यान से रखना इसको, रामदेव जी की रचना है 24 वाणियाँ, ठीक है। अब इनके अलावा मतलब देखते हैं तो कल्याण की रचना है, जो कल्याण की मतलब राजत रंगीणी रखी हुई है इनके द्वारा, कल्याण के द्वारा। और जोधराज की हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी, कौन सी रचना है दोस्तों, अमीर रासो। और हड़बू जी भी हमारे लोक देवता है राजस्थान, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से मतलब इतनी जानकारी पड़ गई है, इसको मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि रामदेव जी द्वारा रचित है 24 वाणियाँ, क्योंकि ये लोक देवता भी है तो एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ आपको बताया 24 वाणियाँ किसकी रचना है दोस्तों, रामदेव जी की, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा नृत्य शेखावाटी नृत्य नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा शेखावाटी नृत्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य आपको पता होगा कि मतलब ये तो शेखावाटी में होता है। और दूसरा है चंग नृत्य। चंग नृत्य भी होता है, ढप नृत्य भी होता है। मतलब इनमें से कौन सा नृत्य है वो शेखावाटी में नहीं होता है, बम नृत्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी, ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया दोस्तों, बम नृत्य। क्योंकि ये कहाँ किया जाता है दोस्तों, ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। होली के अवसर पर जब नई फसल आती है तो उसको काट के खुशी में ये नृत्य किया जाता है, बम नृत्य, ठीक है दोस्तों। इसमें मतलब नृत्य में बम नामक वाद्य यंत्र भी बजाते हैं, जो कि अवनत वाद्य यंत्र है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ली माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है पहले। बड़ली माता का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपको सही से आंसर बता देता हूँ। बड़ली माता का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ के आकोला गांव में आया हुआ है ये बड़ली माता का मंदिर, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में विशेष क्या है दोस्तों कि मतलब जो छोटे बच्चों की कोई भी रोग होता है तो यहाँ पे एक बेड़स नदी के किनारे ही आया हुआ मंदिर। तो बेड़स नदी में मतलब तिबारियाँ बनाई हुई है, उनमें से अगर बच्चों को मतलब नहला के निकलवाते हैं तो उनका असाध्य रोग ठीक हो जाता है, मतलब कोई भी रोग होता है वो ठीक हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये था मतलब मेरे आज की क्वेश्चन, मतलब जो कि इंपॉर्टेंट मेरे को लगे और जो फैक्ट थे एक्स्ट्रा वो मैंने आपको बताए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लाता रहूँगा आगे से, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।